Hello everybody, good morning. See the picture on display and try to recognize them all. And the instruments they have in their hands, like it is flute, it is tabla, and his Zakir Hussain, and so on. It is chapter number 2, lesson number 2 from your Beehive English, and its second part of chapter 2, the Sehnai of Bismillah Khan. Bismillah Khan ki Sehnai. So tell me please, have you ever innovated the things? Or do you know what is innovate, what is renovate? Because innovation and renovation is the same thing, same words, has same meanings. मुझे बताइएगा, क्या कभी आपने रिनोवेशन के बारे में सुना है? रिनोवेशन का मतलब होता है टू इम्प्रूव द थिंग, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, उसे विकसित करना, पहले जैसी थी वैसी ना रह करके कुछ परिवर्तित कर देना। आपने भी सुना होगा, परिवर्तन इस दुनिया का नियम है। जो समय के साथ साथ परिवर्तन नहीं होते वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं, उनका विकास वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप आजकल मार्केट में आप देखते हैं, लेकिन जो चीज़ जैसी की जैसी है वो बिकना बंद हो जाती है, और कंपनी टाइम टाइम पर अपनी चीज़ों में, अपने प्रोडक्ट में बदलाव यानी रिनोवेशन करती रहती है और कस्टमर्स को लुभाती रहती है बेचने के लिए। उसी तरह से व्यक्ति है, जो व्यक्ति 5 साल की उम्र में जितना जानता है, यदि वह 50 साल की उम्र में भी उतना ही जानता हो तो उसे बड़ी मुश्किल हो जाती है इस दुनिया में सर्वाइव करना, बड़ी मुश्किल हो जाती है यहाँ रुक पाना, ठहर पाना और लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, जिन्हें हम पागल कहते हैं। तो व्यक्ति भी 5 साल की उम्र में दूसरा होता है, 50 साल की उम्र में फिर कुछ बदलाव उसके अंदर आते हैं और अधिक उम्र बढ़ती जाती है, बदलाव आते रहते हैं। तो ऐसे ही एक बदलाव की कहानी है। आपने कभी पुंगी देखी है? हैव यू एवर सीन पुंगी? बीन जिसे कहते हैं, स्नैक चार्मर्स जिसे अपने पास रखते हैं, उसकी आवाज़ बहुत ही हार्श होती है, एकदम एक बहुत तीखी वॉइस होती है, एकदम कैकोफनी होती है, थोड़ी हार्श होती है, थोड़ी कॉर्ड्स होती है। ये सारे मीनिंग तीखी वॉइस के ही हैं। तो वह पुंगी बैन कर दी गई थी एक मुग़ल एम्परर के द्वारा। फिर एक नाई ने उसमें रिनोवेशन किया, उसको रिनोवेट किया, उसमें कुछ परिवर्तन लाए और फिर उस शाही महल से परमिशन ली उसको पेश करने की, फिर से बजा कर दिखाने की, और उस नाई ने शाही महल में वह पुंगी बजा कर दिखाई और सबको वह बहुत अच्छी लगी। तो क्योंकि यह शाही महल में बजाई गई थी और एक नाई के द्वारा बजाई गई थी, इसलिए इन्होंने इसका नाम शहनाई ही रख दिया है। शाही महल के कारण शाही, और एक नाई ने बजाई थी तो शहनाई इसका नाम इन्होंने रख दिया है। अब आप अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है शहनाई। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। Think of the Senai, and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Senai maestro playing this instrument. आप जब शहनाई के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपके मन में आती है वो शायद किसी शादी या दूसरे शादी जैसे ही अवसर या किसी दूसरे फंक्शन की आती होगी। ओकेज़न यानी फंक्शन, अवसर। और उसके बाद आपके मन में एक चित्र आता होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, जो शहनाई के इन्वेंटर है, जिन्होंने उसका आविष्कार किया था।
First paragraph. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. सम्राट औरंगजेब ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया था जिसका नाम था पुंगी, क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही अनप्लेजेंट थी, बहुत ही श्रिल, बहुत ही तीखी थी। अपने रेजिडेंस में जहाँ पर वो रहते थे, अपने निवास स्थान में, उसको बैन उन्होंने कर दिया था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रिडेड नॉइस मेकर्स। पुंगी शोर मचाने वाले लोगों की पहचान के रूप में सामने आई थी। जो लोग शोर मचाते हैं तो वो पुंगी से ही मचाया करते थे, ऐसा उस टाइम समझा जाता था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोगों का मानना था कि पुंगी एक दिन जरूर रिवाइव हो जाएगी, यानी फिर से पुनर्जीवित हो जाएगी, फिर से यह अस्तित्व में आएगी। यह ऐसे ही बैन हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। अ बार्बर ऑफ a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक नाई ने, जो बाइकास्ट तो नाई था लेकिन उसकी फैमिली का जो प्रोफेशन था वो म्यूजिशियन था, वो म्यूजिक था, यानी एक फैमिली प्रोफेशनल म्यूजिशियन जो एक नाई था, उसने इस पुंगी को इम्प्रूव करके इसकी टोनल क्वालिटी बढ़ाने का निश्चय किया, यानी इसकी आवाज़ बढ़ाकर, और शाही परिवार से यह एक्सेस कर लिया, यह अनुमति ले ली कि मैं पुंगी में कुछ चेंजेस करके आपके यहाँ बजाना चाहता हूँ। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. उसने एक पाइप लिया और उसमें 7 होल्स कर लिए। वह ऐसा पाइप था जो कि बीन यानी पुंगी से थोड़ा मोटा था, और उसने उस पाइप में 7 छेद कर लिए। फिर क्या हुआ? When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were. जब उसने इसको बजाकर दिखाया, कभी क्लोजिंग कभी ओपनिंग करके उनमें से किसी किसी छेद को, some of these holes, जैसे उसने 7 छेद उस पाइप में किए थे पुंगी, यानी उस पुंगी को रिनोवेट किया था, शहनाई बनाई थी। उसके पाइप में उसने 7 छेद कर लिए और 7 पर उंगली रख ली, तो कभी किसी पर से उंगली हटाता, कभी किसी पर से हटाता, कभी किसी पर रखता, और उसने एक अच्छी टोन, एक अच्छी मेलोडियस, एक धुन, एक मधुर, मेलोडियस कहते हैं मधुर, वेरी स्वीट, एक अच्छी सी धुन निकाल कर दिखाई, जो साउंड वर प्रोड्यूस्ड, जो साउंड उसने उत्पन्न किया था बहुत ही मेलोडियस था। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उसने उस इंस्ट्रूमेंट को जिस रॉयल्टी, जिस शाही खानदान के सामने बजाया था, उसके प्रत्येक व्यक्ति उससे इम्प्रेस हो गए थे। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। जो इंस्ट्रूमेंट पुंगी से अलग था, डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, उसको एक नया नाम दिया जाना था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, वह जो इंस्ट्रूमेंट उसने नया ईजाद किया था, उसका आविष्कार किया था, उसको एक अलग नाम दिया जाना था। तो क्या नाम दे, यह सब लोग सोच रहे थे। तो एक आइडिया उनके दिमाग में आया। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। जैसा कि स्टोरी है, जैसा कि कहानी कहती है, क्योंकि यह सबसे पहली बार एक शाही परिवार में बजाई गई थी और इसको एक नाई ने बजाया था, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम इन्होंने शाहिनाई, शाहिनाई यानी शहनाई रख दिया। यानी शाही परिवार में बजाई थी पहली बार, और किसने बजाई थी? बजाने वाला था नाई, तो शाहनाई। अब आप समझ गए होंगे इसका नाम शहनाई क्यों रखा, शाही परिवार और नाई से मिलकर बना शहनाई। तो यू कैन सी हियर इट्स पुंगी that snake charmers have with them, and this is Shehnai that you know nowadays. Okay, so अभी मैंने जब लेसन स्टार्ट किया मैंने कहा था कि रिनोवेशन, तो आप देख सकते हैं ये पुंगी है जिसकी आवाज़ कितनी कोर्स होती है, कितनी श्रिल वॉइस होती है, और इसमें इन्होंने रिनोवेशन किया, परिवर्तन किया, कुछ डेवलपमेंट किए, कुछ विकास किया, और इन्होंने इससे बनाई शहनाई। तो यही प्रत्येक कंपनी करती है
कि अपने पुराने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती हैं। अभी आप बाइक खरीदते हैं, जो बाइक आज है वो 10 साल पहले की देखना उसी कंपनी की सेम मॉडल की वो आपको अलग मिलेगी। आज उसमें कितने परिवर्तन हर साल हुए हैं, आप इसका एक रिपोर्ट तैयार भी कर सकते हैं और फिर इसका आकलन कर सकते हैं कि कितना परिवर्तन होता रहता है, होना चाहिए। और एक हर व्यक्ति में भी परिवर्तन हो जाना चाहिए जैसे प्रोडक्ट्स में होता है, उसकी नॉलेज में, उसकी आदतों में, उसके बिहेवियर में और उसकी लर्निंग में। अब सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। जो शहनाई का जो साउंड था वो ऑस्पिशियस माना जाने लगा, यानी जो शहनाई का साउंड था उसको सब लोग ऑस्पिशियस समझने लग गए। ऑस्पिशियस कहते हैं शुभ को। ये देखिए, ऑस्पिशियस प्रोमाइजिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून, जिससे अच्छा भाग्य लाता हो, जो मंगलदायक होता हो। तो इसको मंगलदायक यानी शुभ यानी पाक और अच्छे काम में किया जाने वाला समझा जाने लगा, और इसको इसीलिए अच्छे अच्छे कार्यों में ही बजाया जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एन नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इंडिस्पेंसिबल का मीनिंग लिखा है, विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन। एक ऐसी चीज़ जिसके बिना कोई शुभ कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। तो ये जो शहनाई है ये आज भी मंदिरों में बजाई जाती है। जैसा मैंने कहा कि वह उसका जो आवाज़ थी ऑस्पिशियस बन गई यानी शुभ बन गई, और इसीलिए इसको इसी कारण से मंदिरों वगैरह में बजाया जाने लग गया, और यह इंडिस्पेंसिबल बन गया इसकी आवाज़, है ना। यानी जिसके बिना कोई शुभ कार्य पूरा ना माना जाए उसको कहते हैं इंडिस्पेंसिबल। तो आज भी उत्तर भारत की शादियों में इसको बजाया जाता है, इसके बिना शादियाँ संपूर्ण नहीं समझी जाती। इसका नाम है शहनाई। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts। तो पुराने समय में तो इस शहनाई को एक ट्रेडिशनल एंसेंबल बना दिया गया, यानी ऐसी चीज़ बना दी गई जैसे आपने बैंड देखा हो, बैंड में अलग अलग चीज़ें होती हैं। कोई ट्रम्पेट रखता है, कोई छोटा ढोल रखता है, कोई बड़ा ढोल रखता है, कोई बाजे रखता है, और अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं। तो उसी तरह से इसको भी उन 9 इंस्ट्रूमेंट में से एक बना दिया गया जो रॉयल कोर्ट्स में पाए जाते थे। आपने सुना होगा 9 राग, तो अलग अलग सब अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। तो उन्हीं 9 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में से एक शहनाई बन गई शाही दरबार की, यानी शाही दरबार में 9 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते थे जिनमें से एक बन गया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि राजा के घर में जो वैसे तो इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से उन हज़ारों इंस्ट्रूमेंट में से 9 चुने गए, और उन 9 में से एक बनी शहनाई पुराने समय में। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। और फिर तब से आज तक तो यह सिर्फ मंदिरों और शादियों में ही बजाई जाती है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इन टू द क्लासिक स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जो अब यह शहनाई क्लासिक स्टेज पर बजाई जाने लगी है, जैसे बॉलीवुड वगैरह में फिल्मों में शादियों में बजाया जाता है, तो उसका क्रेडिट जाता है, उसका श्रेय जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। एज ए 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डमरांव इन बिहार। जब 5 साल के थे तो बिस्मिल्लाह खान गुल्ली डंडा खेला करते थे एक तालाब के किनारे, जो कि बिहार का एक डुमराव नाम का कोई गांव था उसमें। He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kilogram, a prize given by the local Maharaj। बिस्मिल्लाह खान रेगुलरली यानी कंटिन्यूसली एक पास के बिहारजी मंदिर में जाया करते थे, और वहाँ पे भोजपुरी छाता यानी कोई भोजपुरी चायता या जो भी है, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे सही पता नहीं है, चायता कोई भोजपुरी का कोई संगीत है वो गाया करते थे, और जिसके बदले इन्हें 1.25 किलो का एक लड्डू यानी 1.5 किलो से 1.25 किलो का यानी 1.25 kg का लड्डू मिला करता था, जो इनको देते थे एक लोकल महाराज मंदिर के,
This happened 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. ऐसा 80 साल पहले हुआ, जो एक छोटा लड़का 80 साल पहले तो मंदिरों में जाकर कोई भजन कीर्तन किया करता था, और फिर बाद में उस लड़के ने कहा था कि यात्रा पूरी करी, उस 1.25 किलो के लड्डू से भारत रत्न तक का सफ़र तय किया। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, जो भारत का सबसे प्रसिद्ध, सबसे ऊंचा अवार्ड समझा जाता है, उसको भारत रत्न कहते हैं, तो इनको भारत रत्न भी दिया गया। 4th paragraph. Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खान एक बिहार के वेल नोन फैमिली यानी प्रसिद्ध परिवार, जो परिवार किसका था, म्यूजिशियंस का, उसमें जन्मे थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। इसके दादा, हिज ग्रैंडफादर, जिनका नाम था रसूल बख्श खान, वो एक शहनाई नवाज थे भोजपुरी राजा के दरबार के। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और इसके पिता, जिनका नाम था पैगंबर बख्श, और इनके दूसरे पैटर्नल एंसेस्टर्स, जो इनके पैतृक पूर्वज थे, वो सारे शहनाई प्लेयर्स ही थे। वो सब लोग शहनाई ही बजाया करते थे। ये 2 शब्द होते हैं, पैटर्नल और मैटर्नल, आपको बेटा याद रखने हैं। एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे इंग्लिश में सभी को अंकल कहा जाता है, चाहे चाचा हो चाहे मामा हो। ओके, तो पैटर्नल जो शब्द है वो आपके पिता से रिलेटेड होता है, यानी जो आपके पिता से संबंधित है, अंकल। जैसे चाचा आपके पिता से संबंधित है तो उसको कहते हैं पैटर्नल अंकल। और आपके मामा आपकी मम्मी से संबंधित है तो उसको कहते हैं मैटरनल अंकल, यानी मामा। तो आपको क्लियर करना हो तो मैटरनल अंकल आप कह सकते हैं, मामा, क्योंकि इस तरह से कन्फ्यूज़न पैदा होता है, सब लोग समझ नहीं पाते हैं कि आप चाचा की बात कर रहे हैं या मामा की या फूफा या मौसा। तो आप सारा कन्फ्यूज़न दूर कर दीजिएगा, बस चाचा हो, मामा, फूफा, कोई भी हो, यदि वह आपके पिता से रिलेटेड है तो आपको पैटर्नल अंकल कहना है, और यदि वह आपकी माता से रिलेटेड हो तो आपको मैटरनल अंकल कहना है। अब आगे बढ़ते हैं। 5th paragraph. The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Sahnai. अब देखिए, जिस वर्ड को हम अभी बता रहे थे वो भी यहाँ आ चुका है बिना देर किए, मैटरनल अंकल। ओके, अब इसका मतलब क्या है आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे, बोलिए। हाँ जी, मामा, इसका मतलब है मामा जी। तो लड़के ने बहुत ही कम उम्र में संगीत की दुनिया में कदम रख लिया था, और वह सिर्फ 3 वर्ष की उम्र में ही, है ना, एट द एज ऑफ 3, जब वह 3 वर्ष की उम्र में अपनी माता के साथ अपने मैटरनल अंकल के घर पे गया था, यानी अपनी मामा के घर पर गया था बनारस में, जिसको आज वाराणसी कहा जाता है। तो बिस्मिल्लाह बहुत ही फैसिनेटेड हुआ, बहुत ही प्रभावित हुआ उस शहनाई को बजाते देखकर अपने मामा को। जब उसका मामा शहनाई के लिए प्रैक्टिस कर रहा था तो वह उसको देखकर बहुत ही फैसिनेटेड हुए, बहुत ज़्यादा उत्सुक उसमें हुए, प्रभावित हुए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श to the Vishnu temple of Banaras where Baks was employed to play the शहनाई। अब बात कर रहे हैं अंकल की, है ना, अली बख्श, क्योंकि बख्श इनके पैटर्नल फैमिली है, जैसे इनके पिता का नाम बख्श था। तो अब आप समझ सकते होंगे इसमें डिफरेंस, यहाँ पैटर्नल अंकल लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इन्होंने बख्श इसीलिए लिखा है जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो जल्दी ही बिस्मिल्लाह ने अपने चाचा अली बख्श के साथ में विष्णु टेम्पल यानी विष्णु के मंदिर में जाना शुरू कर दिया, जो बनारस में था, और जहाँ पर बख्श जो है शहनाई बजाने के एम्प्लॉयड भी थे, उनको यानी सैलरी मिलती थी, वो वहाँ के कर्मचारी थे, शहनाई बजाया करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड।
अली बख्श शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह उनके पास कैप्टिवेटेड हुए, यानी बिल्कुल मंत्रमुग्ध यानी मोहित हुए, एकदम मेस्मराइज हुए, बिल्कुल जकड़े पकड़े उस संगीत में खोए तल्लीन हुए। उनके पास घंटों तक बैठे रहा करते थे, ऑन एंड यानी अंत तक, जब तक वैसा नाइफ बंद न करते तब तक बैठे रहते थे उनके पास, सुनते रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और जल्दी ही उन्होंने भी उस इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस लेना शुरू कर दिया, यानी उन्होंने उसके सबक, उसके लेसन लेना शुरू कर दिया, और उन्होंने भी पूरे दिन उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू की। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude. Solitude कहते हैं aloof यानी अकेले में जो एकांत में प्रैक्टिस की जाती है, उससे अच्छा तो अभ्यास कोई हो ही नहीं सकता जो व्यक्ति अकेलेपन में बैठ के करता है। और आने वाले कुछ सालों में उस छोटे बच्चे का एक हाउंट, एक स्थान जो गंगा मैया के किनारे पे था, जो मंगला मैया और बालाजी का एक मंदिर था गंगा के किनारे पर, वहाँ बैठकर वह शहनाई बजाने लगा, अपनी प्रैक्टिस करने लगा, जो उसका एकदम फेवरेट हाउंट बन गया, उसका फेवरेट स्थान बन गया, जहाँ पर वह प्रैक्टिस कर सकता था अकेला बैठकर। The flowing water of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. गंगा के बहते पानी को देखकर वह बहुत प्रेरित हुआ अपने राग को इम्प्रोवाइज करने के लिए। उन्होंने अपने राग को इम्प्रोवाइज किया, और जो उस समय शहनाई से कहीं ज़्यादा दूर समझे जाते थे, यानी शहनाई से भी ज़्यादा कठिन चीज़ थी राग सीखना, और उन्होंने वह भी सीख लिया था। तो 6 पैराग्राफ, लेट्स स्टार्ट। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad music conference. फिर वह 14 वर्ष की उम्र में अपने चाचा के साथ इलाहाबाद चले गए, एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिस्सेदारी की। At the end of his recital, उस्ताद फैयाज खान patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." और उस फंक्शन के बाद, उस रिसाइटल जहाँ सब लोग बैठकर रिसाइट कर रहे थे अपने काव्यों को, यानी अपने जो उनके शहनाई बजा रहे थे, जो उनकी कृतियाँ थी, जो गीत थे, वो जो एक साथ बैठकर रिसाइट कर रहे थे, उसके ख़त्म होने के बाद एक उस्ताद फैयाज खान थे, उन्होंने उस बॉय को पेट यानी थपथपाया, किसको? उस लड़के की बैक को, और कहा, बेटा कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड करो, और तुम इसको जल्दी ही कर दिखाओगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. बिस्मिल्लाह का एक बिग ब्रेक आया उसकी लाइफ में, जब ऑल इंडिया रेडियो, यानी आपने सुना होगा AIR FM रेनबो वगैरह जो आप सुनते हैं, वो 1938 में जब शुरू हुई लखनऊ में, तो बिस्मिल्लाह की ज़िंदगी में एक नया ब्रेक आया। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। ब्रेक यानी एक बिग ब्रेक, एक बड़ा ही सुनहरा अवसर आया उनकी ज़िंदगी में, एक मोड़ आया जिसमें वह कभी यानी कभी सुने जाने लगे ऑल इंडिया रेडियो पर। अक्सर ऑल इंडिया रेडियो पर उनकी शहनाई अब गूंजने लग गई, यानी रेनबो चैनल पर रेडियो के। 7th, When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब बिस्मिल्लाह खान की शहनाई ने लोगों का और पूरे राष्ट्र का शहनाई से अभिवादन किया। He poured his heart out into rag kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Christ with Destiny speech. फिर तो उन्होंने उस शहनाई में, उस राग में अपना सारा दिल, अपना सारा हृदय डाल दिया, पोर्ड कर दिया, यानी डाल दिया, यानी पूरा मन उसमें ही झोंक दिया। और जो रेड फोर्ट पर लोग ऑडियंस बैठे हुए थे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, उन्होंने उन सबको मंत्रमुग्ध किया शहनाई सुनाकर। जिन्होंने बाद में उससे गुप्त यानी भेंट भी की, उन्होंने मीटिंग भी की बाद में बिस्मिल्लाह खान से। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी शहनाई वहाँ बजाकर दिखाई थी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने भारत में भी और अब्रॉड में भी, विदेश में भी
एक मेमोरेबल, एक यादगार परफॉर्मेंस दिए हैं सेनाई को लेकर, यानी सेनाई सुनाकर दिखाई है इंडिया और अब्रॉड दोनों में साथ साथ। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. Souvenirs किसे कहते हैं? Things given in memory of a place, person or event, यानी यादगार चीज़ें जिसे souvenirs कहते हैं। ऐसी यादगार चीज़ें जिन्हें आप अपने पास सम्मान के रूप में और यादगार लम्हों के रूप में या यादगार चीज़ों के रूप में उठाकर हमेशा रखना चाहते हैं, उन्हें सोवेनियर्स कहा जाता है। अगर आपने 9th क्लास की SST में फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा हो तो उसमें जब क्रांति हुई थी आप याद करो, तो लोगों ने वो जो किला था उसके जो टुकड़े थे जो उन्होंने बम से उड़ाए थे, तोड़ फोड़ दिए थे, उस टुकड़ों को एज ए सोवेनियर्स अपने पास रखना चाहा था और वो खरीदे थे कि हम इन टुकड़ों को सोवेनियर्स के रूप में, यादगार चीज़ों के रूप में हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। खैर, जो उनकी पहली विदेश यात्रा थी वो अफ़गानिस्तान की थी, जहाँ पे उन्होंने जाहिर शाह, जो वहाँ के राजा उस टाइम थे, वहाँ के जो शहंशाह थे जाहिर शाह, उनको सेनाई सुनाई और उनके वहाँ के राजा जाहिर शाह ने उनको एज ए सोवेनियर्स यानी एक यादगार चीज़ों के यानी गिफ्ट के तौर पर एक कारपेट, पर्शियन कारपेट कहते हैं, एक दरी होती है बहुत मखमल की जो पर्शियन थी, वो भी भेंट दी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। अफगानिस्तान के राजा एकमात्र अकेले नहीं थे जो बिस्मिल्लाह के म्यूजिक से फैसिनेट हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। एक बॉलीवुड डायरेक्टर थे, एक फिल्म डायरेक्टर थे जिनका नाम था विजय भट्ट, वो भी बिस्मिल्लाह की एक फेस्टिवल में एक शहनाई सुनने के बाद उन्होंने उसे काम दिया अपनी फिल्म में और उस फिल्म का भी नाम रखा गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी नेशनल वाइड चार्टबस्टर। फिल्म तो बाद में सुपरहिट हुई और बिस्मिल्लाह खान का एक कंपोजिशन, एक गाना भी उसमें इन्होंने लिया भट्ट साहब ने, जो उसके फिल्म के डायरेक्टर थे, जिस गाने का नाम था दिल का खिलौना है टूट गया। ये एक गाना लिखा था बिस्मिल्लाह खान ने और जिस गाने को पहचान मिली उस फिल्म के द्वारा। ऐसा होने पर भी डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्युलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड to two Vijay Bhatt गूंज उठी शहनाई and Vikram Srinivas कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना। इतना प्रसिद्ध होने के बाद भी सिर्फ उनको 2 ही फिल्मों में काम मिला, 2 फिल्मों में उन्होंने काम किया। एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई थी और दूसरी एक कन्नड़ फिल्म जो श्रीनिवास की थी जिसका नाम था सनाधि अपन्ना। बस इन 2 चीज़ों में उसको काम मिला। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. और उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा, उन्होंने एम्फेसिस के साथ कहा, यानी दृढ़ता के साथ कहा कि मैं इस आर्टिफिशियलिटी, इस झूठी दुनिया, इस झूठी ग्लैमर की दुनिया यानी फिल्म जगत की इस झूठी और धोखेबाज दुनिया में आना नहीं चाहता, अपना नाम नहीं करना चाहता है दुनिया में आकर। 9th paragraph. Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. United States of America के लिंकन सेंटर हॉल में इनवाइट किए जाने वाले पहले भारतीय बने बिस्मिल्लाह खान। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. और ओसाका ट्रेड फेयर में और कैनिस आर्ट फेस्टिवल और जो ओसाका में थी, इस तरह की वर्ल्ड एक्सपोजिशन में इन्होंने भाग लिया बाद में। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. ताहर मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान।
इसलिए वे बाद में इतने प्रसिद्ध हो गए, इतने इंटरनेशनली यानी विश्वव्यापक प्रसिद्ध बन गए कि जो तेहरान में एक ऑडिटोरियम थी उसका नाम भी इनके नाम पर ही रखा गया इनके मरने के बाद, जिसका नाम रखा गया ताहर मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब 10th पैराग्राफ। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. कन्फर्ड किए गए उनको इस तरह के अवार्ड, कन्फर्ड यानी गिवन यूजुअली एन अवार्ड और डिग्री उनको दिए गए। उनको फिर तो राष्ट्रीय अवार्ड जिसका जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे अवार्ड उनको दिए गए। सो बेटा वीडियो आपकी अभी 30 मिनट्स अब होने स्टार्ट हो गई है। सो लेसन देखते हैं। लेसन तो काफ़ी हैवी, सो वी विल मेक इट अप tomorrow, and till then recite the lesson and keep reading and studying. Thank you very much and take care of you all. Thank you.